Now our fifth principle, unity of direction. Unity of direction means that there should be one head for one plan for a group of activities having the same objective. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्टिविटीज़ की बात हो रही है यहाँ पे कि एक एक्टिविटी के लिए एक ही प्लान हो और उसको एक ही हेड जो है वो उसका रहे. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ऑटोमोबाइल कंपनी है और उस स्कूटर्स और कार्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, 2 डिविजन्स हुआ, तो हर एक प्रोडक्ट का अपना मार्केट होगा, अपनी प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए सिर्फ मस्ट हैव इट्स ओन हेड्स, एक एक अलग अलग हेड्स हो. अब हमें कंफ्यूज नहीं होना यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, क्योंकि जो फील्स दैट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम एफिशिएंटली रन करना चाहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहाँ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना. कैसे, अगर आप देखें तो 2 यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, स्कूटर्स और कार्स, उसके लिए अलग अलग हेड्स होंगे, तो दोनों ही फील्ड में वर्क अच्छे से किया जाएगा. तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो किया जा रहा है ना, क्योंकि हेड एक है, तो यूनिटी ऑफ एक्शन रहा, 2 तो नहीं है ना. और वाइल द यूनिटी ऑफ कमांड इज इंपॉर्टेंट टू इन्हांस द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़. और यूनिटी ऑफ कमांड किसके लिए है? एक्टिविटीज़ के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर एम्प्लॉयज़. तो ये एम्प्लॉयज़ कहीं ना कहीं अपनी एफिशिएंसी को इन्हांस करते हैं अगर एक सुपीरियर होता है, तो इसको क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है. नाउ अब ये जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन इज ऑब्टेन ड्यू टू मैनेजर्स एसोसिएशन विद द सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी, है ना. अब जैसे मैनेजर्स हैं, अगर उनका एक ही डिवीज़न से वर्क रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं उस एक्टिविटी में स्पेशलाइज हो जाएंगे, ठीक. एंड इंक्रीज इन द एफिशिएंसी, और अगर वो स्पेशलाइज्ड हो गए तो एफिशिएंसी किसकी इंक्रीज होगी? ऑर्गेनाइजेशन की. और इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव होगा, इजीली आप ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओगे, है ना. और इट हेल्प्स कोऑर्डिनेशन ड्यू टू यूनिटी इन एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेशन हो पाएगा ड्यू टू यूनिटी इन एक्टिविटीज़ में यूनिटी है तो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाएगा. अब वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या हुए अगर ये प्रिंसिपल नहीं होता है फॉलो? एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन इज़ नॉट ऑब्टेन्ड, है ना. एक तो स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाएगा अचीव, दूसरा एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की डिक्रीज़ होगी, और डिक्रीज़ हुई तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा, और ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ तो कोऑर्डिनेशन की एब्सेंस रहेगी वहाँ पे यूनिटी ऑफ एक्टिविटीज़ में, है ना. नाउ डिफरेंस बिटवीन देखना ज़रूरी है इनका कि क्या डिफरेंस है. फर्स्ट इज़ वी अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग अकॉर्डिंग टू. अब यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का हम देखते हैं मीनिंग. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम वन मैनेजर. यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है कि एम्प्लॉयज़ को एक ही मैनेजर एक ही टाइम में ऑर्डर दे, एंड ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू दैट मैनेजर ओनली, और वो सिर्फ उसी मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल रहें. ये हो गया यूनिटी ऑफ कमांड. नाउ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. According to this principle, all activities have similar objective should be completed under the supervision of one person. अब यहाँ पे बोला जा रहा है जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं अगर उनका ऑब्जेक्टिव सेम है तो उसके लिए सिर्फ एक ही सुपरविजन करने वाला पर्सन होना चाहिए. एंड देयर शुड बी वन प्लान ऑफ एक्शन फॉर सच टाइप ऑफ एक्टिविटी. और उन एक्टिविटीज़ का सिर्फ एक ही प्लान होना चाहिए. यहाँ एक्टिविटीज़ की बात हो रही है और यहाँ एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देने की बात हो रही है. दिस डिफरेंस इज क्लियर. नाउ एम. अब एम क्या है दोनों का? यहाँ पे अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं यूनिटी ऑफ कमांड में, तो सबॉर्डिनेट्स इट प्रिवेंट्स डुअल सबॉर्डिनेशन. यस, डुअल सबॉर्डिनेशन है यहाँ पे क्योंकि सुपीरियर है और एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक. डुअल सबॉर्डिनेशन इज देयर. नाउ इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़. अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से एक्टिविटीज़ अगर हमने प्लान की हैं तो एक एक एक्टिविटी कंप्लीट होने के पूरे चांस हैं, एक भी एक्टिविटी आप स्किप नहीं करेंगे. तो यहाँ पे ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं होगी एक्टिविटीज़ की, प्रॉपर एक एक एक्टिविटी कंप्लीट होती जाएगी. नाउ इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसमें? इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय. अगर हम इम्प्लीकेशंस की बात करें तो यूनिटी ऑफ कमांड से इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अफेक्ट करेगा. और यहाँ पे हम बात करें तो इट अफेक्ट्स द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से इंटायर ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट हो रही है क्योंकि यहाँ पे आप पर्टिकुलर एक पूरे प्लान की बात कर रहे हो, एक पूरे डिवीजन की बात कर रहे हो, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं यूनिटी ऑफ कमांड में? एम्प्लॉयज़ की. तो यहाँ पे जो है एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय पे अफेक्ट होगा, और यहाँ पे बात करें तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में. आई होप दिस इज़ क्लियर.
नाउ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब ये यहाँ ये प्रिंसिपल का कहना है क्या है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। इसके अकॉर्डिंग इनका कहना है कि जो इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन का वो प्रायोरिटी होना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट किसका? ऑर्गेनाइजेशन का हमें पहली प्रायोरिटी, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, है ना। इसको हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल, अ परचेज मैनेजर ऑफ अ कंपनी हैज़ टू परचेज 100 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल। उसने परचेज किया कितना? 100 टन्स। ही हैज़ हैपन्स टू बी अ सप्लायर अलॉन्ग विद अदर सप्लायर्स इन द मार्केट। सॉरी, हिज सन हैपन्स टू बी अ सप्लायर अलॉन्ग विद अदर सप्लायर्स इन द मार्केट। अब इनका जो सन है वो है सप्लायर मार्केट में, ठीक है, और अदर सप्लायर्स भी हैं मार्केट में। द मैनेजर परचेज द रॉ मटेरियल फ्रॉम द फर्म ऑफ हिज सन। वो कहाँ से परचेज करेगा? अपने सन की, एट अ रेट ऑफ हायर देन द मार्केट रेट, है ना, और उससे परचेज करेगा और हायर रेट पे परचेज करेगा। दिस विल प्रॉफिट द मैनेजर पर्सनली। ये कहीं ना कहीं उसको पर्सनली बेनिफिट होगा उससे, क्योंकि उसके सन की है ना, उसका सन है सप्लायर और हायर रेट पे हो रहा है, तो पर्सनली उसको बेनिफिट हो गया। बट द कंपनी विल इनकर हैवी लॉस। और कहीं ना कहीं कंपनी को बहुत हैवी लॉस देखना पड़ेगा। दिस सिचुएशन इज़ अनडिज़ायरेबल। ये सिचुएशन अनडिज़ायरेबल है, सही नहीं है। अब इस देखते हैं हम पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसके। क्या है? सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? एग्जाम्पल में हमने क्या समझा कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी देनी थी उस मैनेजर को, ना कि अपने सन को, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, है ना। सो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे? ऑब्जर्विंग ह्यूमैनिटी, है ना। आप इससे ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैनेजर जो है, आपने अगर एग्जाम्पल में देखा तो उसकी ह्यूमैनिटी कैसी है ना। एवरीबडी प्रॉफिट्स इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। एवरीबडी प्रॉफिट्स इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। हर एक इंडिविजुअल का अपना प्रॉफिट किस में होना चाहिए? प्रॉफिट ऑफ द कंपनी में होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑब्टेन्ड। अगर ऐसा सोचा जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली ऑब्टेन्ड होगा। और कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर इंडिविजुअल अपना पर्सनल इंटरेस्ट छोड़कर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखेगा तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। और अगर इस प्रिंसिपल का वायलेशन किया जाता है तो क्या अफेक्ट होगा? ह्यूमैनिटी वायलेट होगी, है ना कहीं ह्यूमैनिटी, आपकी मानवता नहीं है। आप इस तरह का अगर काम कर रहे हो तो आप गलत वर्क कर रहे हो। इंक्रीज इन जेलेसी इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर आप इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें मैनेजर अगर अपने सन जो उसका था सप्लायर उससे नहीं लेता तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जेलेसी हो जाती है ना, जेलेसी क्रिएट होती है। अगर वो एम्प्लॉयज़ में, जैसे अगर मैनेजर अपने सन से ले रहा है, अदर जो मैनेजर्स है वो भी तो वॉच कर रहे हैं, वो भी तो देख रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपस में जेलेसी इंक्रीज होती, हिंड्रेंस इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और अगर हम पर्सनल इंटरेस्ट देखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के तो ऑब्जेक्टिव हम देख ही नहीं रहे ना। आपने अगर एग्जाम्पल में देखा हो तो उसने अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखा, ऑर्गेनाइजेशन को तो लॉस ही हुआ। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब कोऑर्डिनेशन भी गड़बड़ होगा इंडिविजुअल पर्सन में और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज remuneration to employees. According to this principle, the employees should be paid fair remuneration, which should give them at least a reasonable standard of living. मतलब हर एक एम्प्लॉय को उसका फेयर रिम्यूनरेशन होना चाहिए। फेयर रिम्यूनरेशन से मीन्स उसकी एबिलिटी, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल्स, उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट उसको जो रिम्यूनरेशन सैलरी मिलनी चाहिए और उसका अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। सो वी शुड गिव दैम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो उनको रिम्यूनरेशन उनके अकॉर्डिंग मिलेगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा रहेगा, है ना। तो ये एक रूल प्रिंसिपल होना चाहिए। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे? एक तो सेटिस्फाइड होंगे एम्प्लॉयज़, इंकरेज होंगे, अच्छा रिम्यूनरेशन मिलेगा तो उनकी स्पिरिट डेवलप होगी, डेडिकेशन बढ़ेगा उनका अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़, उनका ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डेडिकेशन बढ़ेगा। डिक्लाइन इन द लेबर टर्नओवर रेट, और टर्नओवर मीन्स जो लेबर चली जाती है एंड ऑफ द ईयर, तो वो कहीं ना कहीं स्टॉप होगा, है ना। अब अगर ये नहीं फॉलो किया जाता है तो क्या होगा? डिक्लाइन इन द इनकरेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन, जस्ट अपोजिट। रिम्यूनरेशन से कितना अफेक्ट पड़ता है माइंड पे ना।
अगर उनके अकॉर्डिंग उनको नहीं मिलेगा तो वो डिस्करेज होंगे ना, इंकरेजमेंट जो है डिक्लाइन हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, डिसऑनेस्टी आएगी। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करेंगे काम से, डिसऑनेस्टी क्रिएट होगी। इंक्रीज इन द लेबर टर्नओवर रेट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग छोड़ के जाएंगे जॉब। दिस आर द वायलेटिंग इफेक्ट्स। नाउ 8th, centralization and decentralization. According to this principle, the superior should adopt effective centralization instead of complete centralization and complete decentralization. अब ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है क्या, पहले इसको समझना ज़रूरी है। सेंट्रलाइजेशन मीन्स किसी एक के हाथ में पूरा पावर होना ऑर्गेनाइजेशन में, और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कि पावर्स को अलग अलग हाथों में देना, सबके हाथ में कुछ ना कुछ अथॉरिटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर वर्क होना ज़रूरी है। सो नाउ अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द सुपीरियर शुड अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, है ना। सेंट्रलाइजेशन मीन्स, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन मीन्स उसे प्रॉपर ये पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी पावर किसके हाथ में हो, है ना। इंस्टेड एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स अलग अलग हाथों में पावर्स रहें। सो फॉर एग्जाम्पल द डिसीजंस इन रेस्पेक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा शुड रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द सुपीरियर। अच्छा, कैसे होना चाहिए, कैसे पता चलेगा कौन सी अथॉरिटी, कौन सा पावर किसके हाथ में हो? तो ये होना चाहिए, इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि द डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस शुड बी रिमेन इन द हैंड्स ऑफ सुपीरियर। अब अगर हम बात करें डिसीजन से रिलेटेड, है ना, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो, उसके लिए जो पॉलिसीज़ बनानी है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो ये जो डिसीजंस होने चाहिए ये इसकी अथॉरिटी किसके होना चाहिए, किसके पास होना चाहिए पावर? सुपीरियर्स के पास। On the other hand, authority for the purchase of raw material, granting leave to the employees, etc. should be delegated to the subordinates. और ये जो चीज़ें हैं, परचेज करना है रॉ मटेरियल, लीव देना है एम्प्लॉयज़ को, और भी बहुत सारे टास्क रहते हैं छोटे छोटे, ये चीज़ें किसको देनी चाहिए? सबॉर्डिनेट्स को। अगर ये भी ऊपर वाले पार्ट को, अपर लेवल को दे दिया जाए, सुपीरियर्स को दे दिया जाए, तो वो जो मेन पॉलिसीज़ हैं ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर कैसे फोकस कर पाएंगे? उनके पास बहुत सारा वर्क हो जाएगा। तो ऐसे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए अथॉरिटीज़ का। नाउ पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुआ? डिक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर्स, बेटर एंड क्विक डिसीजंस, इंक्रीज इन द इंकरेजमेंट टू द सबॉर्डिनेट्स। कहीं ना कहीं अगर हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं अपनी पावर को, और भी लोगों के हाथों में अगर दे देते हैं, तो हमारा वर्कलोड जो है सुपीरियर्स का वो कम होगा, है ना। कि अगर सारे ही काम हम करें, ऑब्जेक्टिव भी कैसे कंप्लीट करना है वो भी हम देखें, पॉलिसीज़ भी हम बनाएं, मैनेजर बनाएं और सुपीरियर्स बनाएं, तो लीव भी वही लाएं, परचेज, तो कितना हेक्टिक है, कितना लोड है, तो उसके कारण लोड बढ़ेगा, है ना। और अगर ये फॉलो करते हैं तो ऐसा नहीं होगा, है ना। और नेक्स्ट, बेटर एंड क्विक डिसीजन, जल्दी डिसीजंस होंगे, क्योंकि किसी एक के हाथ में पावर है तो वो डिसीजन भी क्विकली लेगा और बेटर ले पाएगा। इंकरेजमेंट मिलेगा सबॉर्डिनेट्स को, क्योंकि उनके हाथों में भी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन पावर जा रहा है। अब अगर ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है प्रिंसिपल, तो क्या अफेक्ट होते हैं? अननेसेसरी इंक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर्स इन केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड ऑफ द सबॉर्डिनेशन इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अगर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन अगर प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो ना किया जाए, इस प्रिंसिपल को, तो अननेसेसरी वर्कलोड सुपीरियर्स का भी बढ़ेगा और सबॉर्डिनेट्स का भी बढ़ेगा। इम्पेशेंट एंड रॉन्ग डिसीजंस बाय द सुपीरियर्स इन केस ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइज, अगर पूरा सेंट्रलाइजेशन है ना, एक ही के हाथों में अगर सुपीरियर्स ने अपने पावर्स ले रखे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो सारे डिसीजंस तो नहीं ले पाएगा ना प्रॉपर, है ना, तो वो रॉन्ग डिसीजंस आएंगे। और ऐसा ही अगर सबॉर्डिनेट्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए पूरा, मतलब उनको पावर्स दे दी जाए पूरी कि सब सबॉर्डिनेट्स ही अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस लें, तो क्या होगा? वीक डिसीजंस आएंगे, है ना। नाउ डिक्लाइन इन द इंकरेजमेंट टू सबॉर्डिनेट्स इन केस ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। और अगर आप सारा पूरा पावर अपने ऊपर हाथ में रखते हो, सुपीरियर्स अपने हाथ में रखते हैं, तो अगर सबॉर्डिनेट्स को अगर नहीं देते हैं पावर कुछ भी, तो सबॉर्डिनेट्स इंकरेज कैसे होंगे, है ना। इंकरेज ही नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास कोई पावर ही नहीं है,
So how they will encourage? So these are the violating effect of centralization and decentralization.